जी। जी, आप सबकी खिदमत में एक बार फिर मेरा आदाब, नमस्कार। अ, और ये मेरा आदाब और नमस्कार ख़ास तौर पर मलेशिया से, और जो मेरे यहाँ पर होस्ट हैं, वो भी आप सबको बहुत-बहुत आदाब और नमस्कार अर्ज़ कर रहे हैं। आप उनको टेक्नोलॉजी ने सारी कहिएगा चीज़ें वो बड़ी आसान। जगदीश कौर साहिबा को उनका कलाम बहुत पसंद है, और ख़ास तौर से जी, पंजाबी का मैं बहुत बार सुनता हूँ। अखियाँ, जी, जी, शुक्रिया, शुक्रिया। वो कौन-सा "उना अखियाँ नू, होना अखियाँ उना नु, अखियाँ नू।" जी, जी, जी। आप उनसे ज़रूर आपकी कहिए। बहुत-बहुत तारीफ़ हो रही है। आदाब कह रही हैं जगदीश आपको, और उनके साहबज़ादे अमन भी। वाह! तो आपके बहुत सारे फ़ैन हैं हमारे ग्रुप में, आपकी ग़ज़लें बड़ी मशहूर हैं, और पंजाबी। पंजाबी वो जी, होना अखियाँ नु। "उना अखियाँ नू।" जी, तो यहाँ से मौसम बड़ा खुशगवार है मलेशिया का, आबो-हवा बहुत अच्छी है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ। तो यहाँ से एक बार फिर आप सबकी खिदमत में मेरा आदाब, नमस्कार। आज मेरा इरादा है, शायद हमने पहले एक बार इस राग पर ज़िक्र किया था। मुझे, अगर साइम भाई को भी याद हो, या मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि हमने इस बारे में ज़िक्र किया या नहीं किया, लेकिन ये राग भी मेरे दिल के बेहद करीब है। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पिछले 100 साल में जो नए राग पॉपुलर हुए हैं, म जो इनिशियली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का हिस्सा नहीं था, लेकिन कर्नाटक संगीत से जो राग हमारे हिंदुस्तानी संगीत में आए हैं, जिसमें से राग हंसध्वनि हुआ, शिवरंजनी हुआ, और चारुकेशी हुआ। इस तरह के 10-12 बड़े खूबसूरत राग हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा प्रचलित राग है, जिसका इस्तेमाल ना सिर्फ शास्त्रीय गायन में उतना नहीं हुआ है, मैं बल्कि ये कहूँगा कि ख़याल इस राग में नहीं गाया जाता। जैसे कि पिछली मर्तबा भी हमने खमाज को लेकर ज़िक्र किया था, उसी तरह से ये राग भी है, जिसमें ठुमरी, दादरा वगैरह गाया जाता है। ग़ज़ल का बहुत पॉपुलर राग है, और फ़िल्मों में भी बड़ा इस्तेमाल हुआ है। अगर आपको मैं गैस देना चाहूँ, तो क्या आप में से कोई बता पाएगा कि मैं किस राग के बारे में आज ज़िक्र करने वाला हूँ? आपको मैं कुछ मौका देता हूँ कि आप लोग ज़रा सोचिए कुछ पल तक, और फिर मुझे बताइए कि आप किस सुनाएँ राग के तो बारे में मैं आज। अच्छा, थोड़ा-सा मैं सुना भी देता हूँ। अच्छा, आज इत्तेफ़ाक़न मेरा तानपुरा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि तानपुरा मेरे फ़ोन में है, और कोई एक्स्ट्रा मेरे पास कोई और डिवाइस है नहीं, तो मुझे हारमोनियम के सहारे से ही आज पेश करना पड़ेगा। जी, तो कुछ गेस हुआ आपको? जी, नहीं। जी, स देवेंद्र ने जॉइन किया? नहीं, देवेंद्र नहीं दिख रहे हैं। जी, जी। तो चलिए मैं डिस्क्लोज़ करता हूँ, ये राग है किरवानी। हमने शायद एक बार पहले, साल डेढ़ साल पहले इस राग के बारे में ज़िक्र किया था। मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ,
सायन भाई को अगर याद आए तो वो बता देंगे। तो राग किरवानी बहुत ही खूबसूरत राग है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ये राग, मैं ये कहूँगा पिछले 50-60 साल से ही इस राग का ज़्यादा चलन हुआ है। इससे पहले इस राग का एग्जिस्टेंस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नहीं था। कर्नाटक संगीत से ये हिंदुस्तानी संगीत में आया। जैसे कि मैंने और रागों के नाम लिए, चारुकेशी हुआ और अपना शिवरंजनी हुआ। यहाँ तक कि माना जाता है दरबारी को लेकर भी अलग-अलग मत है कि कुछ विद्वानों का ये कहना है कि राग दरबारी भी जो है वो कर्नाटक संगीत से हिंदुस्तानी संगीत में आया और मियाँ तानसेन ने उसकी उसको प्रचलित किया, उसको मशहूर किया, उसमें जो उन्होंने रचनाएँ बनाई और अकबर के दरबार में। तो जब हम दोनों संगीत के बारे में बात करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी संगीत हो और कर्नाटक संगीत हो, दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल भी जुदा नहीं है। आदान-प्रदान हमेशा से होता रहा है और राग बेस्ड संगीत हैं दोनों। सिर्फ गायकी अंग जो है, वो कर्नाटक संगीत का अलग है। अ, मुर्कियाँ काफ़ी हैं उस संगीत में, गमक काफ़ी है। तो सिर्फ गाने के अंदाज से ये संगीत दोनों अलग-अलग रंग के दिखते हैं, लेकिन सिस्टमैटिकली करीबन 50-60% एक जैसी सिमिलरिटीज़ हैं। कर्नाटक संगीत में मेल का अभी भी इस्तेमाल होता है, जबकि हिंदुस्तानी संगीत में अब पूरा जो संगीत है वो राग बेस्ड संगीत हो गया है। प्राचीन समय में जाति गायन होता था, जो मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन पिछले 200-250 सालों से हिंदुस्तानी संगीत जो है राग बेस्ड संगीत है और वही राग बेस्ड संगीत जो है कर्नाटक भी है। तो विचारों का आदान-प्रदान, रागों का आदान-प्रदान होता रहा है। कई राग हैं जो हिंदुस्तानी संगीत से कर्नाटक में गए हैं और कई राग कर्नाटक संगीत से हिंदुस्तानी संगीत में हैं आए हैं और उन्हीं में से राग किरवानी। हिंदुस्तानी संगीत में पिछले 50-60 साल से इस राग का प्रचलन हुआ है और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि प्योर शास्त्रीय गायन जो है इसमें, जिसको हम ख़याल या ध्रुपद गायकी में, ये राग का इस्तेमाल नहीं होता है। इस राग का इस्तेमाल ज़्यादातर जो है वो ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती और अपना ग़ज़ल, फ़िल्म संगीत, भजन, इनमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले राग की आरोह-अवरोह मैं आपको सामने पेश करता हूँ और उसके बाद और भी राग के पहलू मैं आपको बताता हूँ। तो खान साहब इसको जो है ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंटल में लोग करते हैं या गाने में भी है? नहीं, नहीं, इक्वली इक्वली गाने में इक्वली? भी ज़्यादा, बल्कि हाँ, हाँ, बिल्कुल, मैं अभी आपको बताता हूँ, कितनी रचनाएँ हैं, अनगिनत रचनाएँ हैं किरवानी में। और जैसे मैंने कहा कि नया राग है, लेकिन बहुत ही म प्रचलित हो गया है, लोगों के दिल को बहुत छूता है ये राग, इसीलिए इस राग के बारे में बहुत ज़्यादा ज़िक्र होता है, बल्कि जिन लोगों ने थोड़ा-बहुत भी संगीत सीखा हुआ होता है, वो ये ज़रूर उम्मीद करते हैं कि उनके गुरु किरवानी ज़रूर सिखाएँगे उनको। और जैसा कि मैंने कहा कि आम फ़हम लोगों की ज़ुबान पर भी ये राग आ चुका है, कि जैसे यमन दरबारी वग़ैरह हैं, उसी तरह से इस राग के बारे में भी लोगों के दिल में बड़ी जिज्ञासा रहती है और इसको गाना-बजाना इस राग को चाहते हैं। इस राग को हम सीखें और गाएँ बजाएँ। तो चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो या गायकी हो, दोनों में ये राग बहुत प्रचलित है। तो इस राग की आरोह-अवरोह पहले आपके सामने मैं पेश करता हूँ। जी। सा 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 रे ग म प ध नि सा सा नि द प म ग
फिर से देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये है राग की आरोह अवरोह। जैसा कि आपने देखा कि जाते में भी 7 स्वर और वापसी में भी 7 स्वर। तो राग की जाति जो है वो संपूर्ण संपूर्ण है। आरोह में भी 7 स्वर और अवरोह में भी 7 स्वर। तो पहले तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि वादी इस राग का पंचम माना गया है। पंचम बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वर है इस राग का। बहुत गायकी में बहुत ज्यादा पंचम का इस्तेमाल होता है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि वादी स्वर वो स्वर है जो राग का राजा स्वर होता है, और संवादी स्वर राग का मंत्री स्वर है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट नोट है राग का, वो संवादी स्वर है, और वो है षड्ज यानी कि सा। तो वादी पंचम और संवादी सा। अब देखिए इस राग के ठाट के बारे में कहना यह है कि इस राग का ठाट डिफाइन नहीं है। और यहां पर एक बात, मैं छोटा मुंह बड़ी बात होगी ये कहते हुए कि भातखंडे जी ने अपने तरह से पूरी कोशिश करी कि रागों की फैमिली या में बांटने के लिए या रागों के ग्रुप को अच्छी तरह से पहचानने के लिए जो शास्त्रीय संगीत के स्टूडेंट्स हैं या जिनको जिज्ञासा है शास्त्रीय संगीत को लेके, और इनफैक्ट जो शौकीन ऑडियंस भी है, उनके लिए भी एक तरीका हो जाए कि भाई, ताकि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सके राग की एक फैमिली के साथ। तो भातखंडे जी अपने इस कैटेगराइजेशन के लिए और इस खोज के लिए मैं हमेशा बहुत उनको और तमाम दुनिया उनको सम्मान कर देती है। 99% तक कामयाब हुए हैं। कहीं कहीं ये अ, बहस का विषय है। और अगरचे मैं कहूं कि 10 थाट में बांटा गया है, लेकिन किरवानी का क्या, क्योंकि किरवानी को थाट में नहीं रखा गया। जबकि मैं ये सोचता हूं कि संपूर्ण संपूर्ण राग है किरवानी। और अगर छोटा मुंह बड़ी बात ना हो, तो अगर मैं ये कहूं तो किरवानी 11वां थाट भी हो सकता है, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट राग है किरवानी। अच्छा, यही दुविधा जो है चारुकेशी को भी लेकर हुई है। अब उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जो वजह मेरी समझ में आती है वो ये होती है कि भातखंडे जी ने जब थाट की जो ये खोजा, इस नए सिस्टम को लेकर आए और जो उन्होंने रिसर्च करी, तो ज्यादातर रिसर्च जो है वो नॉर्थ इंडिया में हुई। और नॉर्थ इंडिया हिंदुस्तानी संगीत में जितने भी राग, वैसे तो अनगिनत राग हैं, लेकिन जो राग प्रचलन में हैं, जो लोग जो राग गाए बजाए जाते हैं, उन्हीं रागों को लेके कैटेगराइज कर दिया थाटों में। और कुछ ऐसे राग भी हैं शास्त्रों में जिसके बारे में हम और आप नहीं जानते हैं, वो बहुत डीप स्टडी करने के बाद। लेकिन सैकड़ों राग ऐसे हैं जिनके बारे में चर्चा ही नहीं होती है, और जिन रागों को गाया बजाया ही नहीं जाता है, क्योंकि अलग अलग समय पे विद्वानों ने अलग अलग खोज की, अलग अलग रागों को खोजा और डिस्कवर किया, लेकिन वो प्रचलित नहीं हो पाए। उसकी भी वजह जो मैं पहले कह चुका हूँ कि कुछ तो बहुत फ्रैंकली मैं ये कहूँगा कि संगीतकारों का, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि उनका रिजर्व नेचर होना,
और नई खोज को बहुत दिल से वेलकम ना करना। और फौरन एक बात ये भी है, और मुझे कहते में ये बुरा भी नहीं लगता है कि जैसे सारे ट्रेड्स हैं, उसी में से एक ट्रेड जो है संगीत भी प्रोफेशन है। और इस प्रोफेशन में भी जो प्रोफेशनल जो कमियां होती हैं, जो अ, इंसानी नेचर है, उसको लेकर आपस में कंपटीशन होना, एक दूसरे के लिए हसद होना, दिमाग का खुलापन नहीं होना, किसी भी क्रिएशन को पूरे दिल से वेलकम नहीं करना, कुछ कलाकारों के इन्वेंशन को राइट ऑफ करना सीनियर्स के द्वारा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे ट्रेड्स में है, चाहे वो साइंस हो या कुछ और आर्ट हो। और उसी आर्ट में से संगीत भी है, जिसमें ये सारी भी दुविधाएं और सारी सारी तकलीफें अलग अलग समय में, युगों में वो आर्टिस्ट लोग को सामना करना पड़ा है। तो शायद यही वजह है कि बहुत सारे राग प्रचलन में नहीं आ पाए, कि या तो उन्हें ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर उस जमाने के उस्तादों ने उन क्रिएशंस को नहीं माना और राइट ऑफ करने की कोशिश करी। लेकिन शास्त्रों का हिस्सा है। तो भातखंडे जी ने जब थाट सिस्टम के ऊपर रिसर्च करी और थाट सिस्टम में रागों को बांटा, तो वो अपने इस रिसर्च में बहुत हद तक कामयाब हुए। लेकिन कुछ थाट या कुछ राग जो है वो रह गए, जो थाट में नहीं आते। उन्हीं में से किरवानी है, और उन्हीं में से ही चारुकेशी भी है, जो कि अपने आप में संपूर्ण राग है। मैंने यूं कहा कि चारुकेशी में भी 7 स्वर लगते हैं और किरवानी में भी 7 स्वर हैं। तो अगर देखा जाए तो 10 की जगह 12 थाट हो सकते, अगर इन दोनों रागों को भी इस्तेमाल किया जाए। अब वो कमी क्यों रह गई, मुझे कहते हुए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि इतने बड़े विद्वान हैं, उन्होंने इतना बड़ा काम किया और हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि उनके बारे में हम कह सकें। लेकिन हर हर जमाने में नई नई खोजें और नए नए क्रिटिसिज्म और नए नए पैमाने जो होते हैं, वो सोच का पैमाने बदलते रहते हैं। तो हमारी नॉलेज में इजाफा इसी तरह से होता है। तो मुझे ये लगता है, क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत को लेकर उन्होंने थाट सिस्टम क्रिएट किया। हालांकि ये बात भी सही है कि उस जमाने में उन्होंने जो कर्नाटक भी संगीतकार थे, उनसे भी तबादले ख्याल किया था, उनकी भी राय ली थी। लेकिन ये दो राग का थाट डिफाइन नहीं होता है, जबकि संपूर्ण है। तो इसका मतलब ये है कि 10 की जगह ये 12 थाट हो सकते थे, किरवानी और चारुकेशी मिलाकर। मेरा ये मानना है, क्योंकि थाट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 7 के 7 स्वर होने चाहिए। तो इन दोनों में सातों के सातों स्वर हैं, तभी तो रिलेशनशिप बनती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे राग, अगर अगर बाद में कभी ऐसा कुछ हो कि किरवानी और चारू की आपने मुकर्रर कर दिए जाएं, तो बहुत सारे ऐसे राग हैं, साइंटिफिक आधार नहीं है, ये भी समझ लीजिए। राग के नीचे गायकी में जो पूरा एक माहौल किया कि भाई, जैसे फैमिली का एक बच्चा हो गया, तो अच्छा इसकी शक्ल ऐसी है, इसकी नाक ऐसी है, तो इसकी नाक क्योंकि ऐसी है, तो हेड ऑफ द फैमिली की नाक ऐसी है, तो उसके साथ फिर मिलाप कर दिया गया, ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आ सके। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, ये बात बताना चाहूंगा मैं जरूर। और इसी वजह से कि हम घराने वाले लोग जो हैं, जिनको जो प्राचीन काल से जिनके घराने चले आ रहे हैं, 200 400 साल से, ये थाट सिस्टम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और अपने शागिर्दों को थाट सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा रिलायबल वो कहते हैं कि इन पर रिलाय ना कीजिएगा,
क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। बहुत सारी क्वालिटीज मिल जाती हैं राग की थाट से, लेकिन कभी कभी जबरदस्ती में भी लगता है कि नहीं। इसी वजह से वो बहस का मुद्दा होता है कि कई राग लगते हैं कि अरे ये तो इस थाट में होना चाहिए तो इस थाट में क्यों है। तो ये बहस के मुद्दे हैं। बहरहाल, तो किरवानी अपने आप में संपूर्ण राग है जैसा मैंने अर्ज किया, लेकिन थाट डिफाइंड नहीं है इस राग का शास्त्रों में, क्योंकि उसकी वजह मैंने बता दी कि नया नया आया है। और जब तक भातखंडे जी ने थाट प्रथा की, थाट सिस्टम की खोज की थी, तब तक शायद इस राग का चलन नहीं हुआ होगा। या क्या वजह है मुझे नहीं मालूम। खान साहब, मैं एक सवाल पूछ लूँ यहाँ। हालांकि जी। भातखंडे जी ने नहीं किया क्लासिफाई, लेकिन जैसे नए राग आप खुद भी बनाते हैं, तो हम्म। चाहे वो, तो उन्होंने उसको नहीं क्लासिफाई किया, लेकिन आपके हिसाब से वो कहीं फिट नहीं होता 10 के 10 में से? जी जी, जैसे जैसे मैंने नए राग बनाए। जी। हाँ, जो जो मैंने बनाया, जैसे मैंने राग मोहिनी भैरव बनाया, तो क्योंकि भैरव लगा हुआ है तो भैरव से उसका एफिलिएशन है। और वो यूं एफिलिएशन है कि राग की आरोह अवरोह और राग का चलन जो है वो भैरव से बहुत कुछ मिलता जुलता है। आ, तो वो भैरव फैमिली का लगता है। ये आपको भी महसूस हो जाएगा, या कोई और विद्वान भी सुनेगा तो उसको भी महसूस हो जाएगा कि हाँ, अगर इसको भैरव थाट में रखा है। तो अभी तक जितने भी मैंने राग बनाए उनकी एफिलिएशन मैंने थाटों से रखा है, इसी वजह से। और उनकी शक्ल बिल्कुल साफ साफ दिखती भी है कि हाँ, अगर मैंने इस थाट में रखा है तो वो उसके साथ एफिलिएशन एस्टेब्लिश होता है। सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ। अभी एक बात है, बिल्कुल आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है, बड़ा दिलचस्प सवाल है। अब जैसे कि मैंने जो राग वो बनाया है अपना, रसेश रसेश्वरी। रसेश्वरी। रसेश्वरी, हाँ। रसेश्वरी को जब मैंने, मेरे बहुत अजीज दोस्त भी हैं और मुझसे सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे घराने के ही, और बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, बड़े उनका ज्ञान है और काफी शास्त्रों की उनको नॉलेज है और बड़े बड़े शास्त्र उनके पास हैं भी। उनसे जब मैंने, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर, हेमंत गंधर्व जी, जब उनसे जिक्र किया तो मेरे भी जहन में था कि भाई इसको थाट में, किस थाट में रखा जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या, मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि इस राग को मैं मारवा थाट में रखना चाहता हूँ। तो बोले कि बिल्कुल, आपने बिल्कुल मेरे मुँह की बात छीनी कि हम इसको मारवा थाट में रखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात बिल्कुल जायज़ बात है, जो बिल्कुल ओपनली मैं कहूँगा कि मारवा की शक्ल उसमें ज़्यादा नज़र नहीं आती। सिर्फ़ एक ही चीज़ आती है जिस पर मारवा थाट में मुझको रखना पड़ा, वो है धेवत पर स्ट्रेस राग का। और क्योंकि मारवा जो है धेवत प्रधान राग है, ये एक क्वालिटी है जिस क्वालिटी की वजह से रसेश्वरी को हमने मारवा में रखा। वरना बहुत मारवा की झलक उसमें नहीं आती। तो ये सारी मजबूरियां हैं कि कभी कभी वो चीजें उजागर नहीं होती हैं, लेकिन उसको किसी न किसी थाट के साथ उसका एफिलिएशन कर दिया जाता है। वो 10-20% चीजें नजर आती हैं, 80% लगता है कि नहीं, नहीं भी आती है शक्ल। तो ये सारी मजबूरियां हैं थाट सिस्टम की। और कोई सवाल है संजय भाई इस चीज को लेकर? नहीं, यही मैं पूछ रहा था, अगर आपको कहा ही जाए नहीं आप डालें इसको किसी ठाट में, तो आप किस में डालेंगे किरवानी को? हाँ, तो हाँ, वाह वाह, ये बड़ा खूबसूरत आपने सवाल पूछा। देखिए, मैं अगर इसको रखूंगा किरवानी को, तो दो थाट समझ में आते हैं मुझको। या तो आसावरी थाट या फिर काफी थाट। हम्म। अब उसकी उसकी वजूहत समझ लीजिए। काफी थाट में कोमल गंधार है। अब देखिए, यहां तक काफी काफी लगेगा आपको किरवानी। सारे गामा पा, पा मा गा रे सा, ये काफी हो गया ये तक। अब अगर मैं यहाँ तक अगर आपको ये बजाऊं और
राग का नाम ना खोलूं, धेवत कोमल आने के बाद और शुद्ध निशा पा तक की जो शक्ल है किरवानी की, वो सारे ग म प म ग रे सा। ठीक है, अब आसावरी समझ लीजिए, सारे म प द नि सा, सा नि द प म ग रे सा। इसमें भी वही है, सावरी है, वो भी ऐसा ही है जैसा कि काफी है। तो यही दो नजदीक राग हैं या ठाठ है जिसमें किरवानी का एफिलिएशन हो सकता है। तो यही 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 एक, लेकिन जैसे ही कोमल धेवत और शुद्ध निषाद आती है तो राग का पूरा कहता हूं कि किरवानी अपने आप में ठाठ हो सकता है। यही वजह है, और इसी वजह से शास्त्रों में इस राग का एफिलिएशन किसी ठाठ से नहीं होता है। क्योंकि मैं ये सोचता हूं, और बल्कि अब यहाँ पर एक अलग सी हट के मैं बात करता हूँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत फ्रैंकली कहूंगा कि उस्तादों में और बड़े बड़े जो दिग्गज कला दुनिया मानती है, मैं ये सोचता हूँ कि उनको आगे आने के बाद सभी घरानों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, देखिए गिने चुने 8-10 घराने हैं, संगीत गायन या वादन हो, तबले को छोड़ दिया जाए, क्योंकि संगीत और गायन संगीत के जितने भी मेन मेन के एक दो दो उस्ताद जो है वो रिप्रेजेंट करें, और एक इस तरह की बैठक हो कि जो जो कंफ्यूजन्स है, बहुत कंफ्यूजन्स है कुछ कुछ बातों में। सुनाई दे रहा है संजय भाई? जी जी, सुन रहा है। तो अच्छा, आप क्या बीच शायद में? ऑडियो, मेरा ख्याल वीडियो ऑफ करके ट्राई करें, आपकी बैंडविड्थ काफ़ी लो है, बीच बीच में अच्छा अच्छा गुरुजी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है बीच में। हाँ अच्छा, तो क्या मैं वीडियो ऑफ कर दूं? जी जी जी, वीडियो ऑफ कर जी दीजिए। जी हाँ, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ। जी, अभी आ रही है? जी, बेहतर है, बहुत बेहतर। जी हाँ, बिल्कुल भी। अरे वाह! तो जो आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी बात, कुछ उन बातों को मैं दोहरा देता हूँ। वो ये अर्ज़ कर रहा था मैं कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ये जो तकलीफें हैं कि थाट का डिफाइन ना होना कुछ रागों का, या और भी रागों के चलन को लेकर, क्योंकि कुछ-कुछ राग ऐसे हैं जिनको लेके आम आदमी के दिल में बहुत एक चमत्कारी रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि कुछ राग ऐसे हैं जो बिल्कुल करीब-करीब लगे हुए हैं। अच्छा, अब उनको गाने बजाने में भी बड़ी दुविधा होती है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी, अब जी आ रही है। बिल्कुल आप साफ आ रही है। जी, हाँ। उन 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 रागों को लेके बड़ी दुविधा होती है बड़े-बड़े कलाकारों को भी, स्टूडेंट्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरे ज़हन में ये कई-कई बार आ चुकी है और मैं कई सेमिनार्स में भी कह चुका हूँ कि जो घराने के, जो हमारे 10-12 घराने हैं गायकी के, और चाहे वो वाद्य संगीत हो, चाहे उसमें सितार के जैसे कि सायन भाई इटावा घराने के जो भी और भी शाहिद परवेज साहब हैं, और जो और उस्ताद लोग हैं, या बनारस घराने हैं, ये जो भी घराने हैं, ये आपस में इनके जो बड़े-बड़े उस्ताद हैं, हर घराने के 1 या 2 उस्ताद जिनको नॉलेज है ज़्यादा, वो बैठे हैं और ये इन दुविधाओं को दूर किया जाए, इनको और रिफाइन किया जाए साइंटिफिक आधार पर, और जो-जो कुछ-कुछ कमियाँ हैं
वो अभी भी दूर हो सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बारे में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। तो ये मेरा मानना है। मैंने कई सेमिनार्स में मैं जाता हूँ, कई कई बार ये मैं अपनी तरफ से, ये मैं उम्र में छोटा हूँ और मुझसे कई, और वो लोगों की तरफ से इनिशिएटिव नहीं आता। इस वजह से स्टूडेंट्स जो हैं आगे जाके उन चीजों को एज इट इज ही ले लिया जाता है। जो मैं समझता हूँ कि आज समय की ये मांग है कि जो जो चीजों में धुंधलापन है उनमें क्लैरिटी आना चाहिए, क्योंकि कई राग ऐसे हैं कि जिनको आप गाओ तो वो तो अनाउंस हो जाता है कि भाई मत आए, तो वो ऐसा लगता है कि नहीं भाई आप दूसरा राग गाना। और खामोशी से सुनने वाले और जो क्रिटिक्स है वो खामोश होके चले आते हैं और कुछ कहते नहीं है। कभी कभी वो थोड़ा सा बोल्ड होके अगले दिन अखबारों वगैरह में कह देते हैं कि भाई ये राग का ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं। उसकी वजह ये है कि चलन बहुत सारे रागों के बहुत स्ट्रांगली डिफाइन नहीं किए गए हैं, और जिस पर अभी रिसर्च की बहुत गुंजाइश है। मेरा ये मानना है, बहुत बोल्डली मैं ये कहता हूं, कि राग जो है स्टैंड होना चाहिए। राग बिल्कुल एकदम शक्ल ऐसे दिखनी चाहिए कि सुनने वाले को न, सुनने वाले को एकदम पता नहीं पर ही आगे जिक्र करते हुए सुना दी आपको एक बार फिर आरोह करके। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी ना? जी आ रही जी। जी, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक बार आरोह अवरोह पेश करता हूं और फिर एक राग, इस राग में एक बहुत खूबसूरत सी हमारे घराने की ही बंदिश है, जो मेरे दादा जान उस्ताद रशीद अहमद खान साहब की ये कॉम्पोजिशन है। और इस कॉम्पोजिशन को इतनी बड़ी मशहूर कॉम्पोजिशन हुई है कि तमाम हिंदुस्तान के घरानों ने ये कॉम्पोजिशन गाई है, बजाई है। और ना सिर्फ हिंदुस्तान से लेके अफगानिस्तान और मराठी नाट्य संगीत में भी वो मैं पेश करता हूं। सारे गामा पा धा नी सा पा मा गा रे सा नी सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा। तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि गंधार जो है इसमें कोमल है और धेवत कोमल है, बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं। राग की जाति संपूर्ण है, वादी पंचम और संवादी षड्ज। तो इस राग में एक कॉम्पोजिशन पहले आपकी खिदमत में पेश करता हूं, थोड़ा आलाप पेश करता हूं, ताकि राग की शक्ल और राग का जो माहौल है उसको आप समझ सकें। जरा मैं तबला सेट कर दूं। खान साहब एक गुजारिश है। हेलो हेलो। जी जी हाँ मैं जी ये हाँ जी, मैं आप सुन रहा हूँ। आपने उनका वाईफाई लगाया हुआ है क्या? मेरे ख्याल आप शायद नॉर्मल फोन नेटवर्क पर ही हैं। मैं एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं चेक कर लूं, एक मिनट।
हेलो, जी। अब बेहतर हुआ? अभी हाँ हो सकता है। आप फोन पे स्विच करिए उसको, मेरे ख्याल वाईफाई पर। मैंने स्विच कर लिया। अभी आपको वीडियो भी नजर आ रहा है मेरा? वीडियो आ रहा है ना सर? जी। अभी आवाज आपकी क्लियर आ रही है? मेरे ख्याल आ रही है, लेकिन वहां पे यही दिखा रहा है कि योर बैंडविड्थ इज लो। एक बार या तो आप दोबारा वापस ज्वाइन करिए मीटिंग। वापस ज्वाइन करता हूं, मैं वापस जी। ज्वाइन करता हाँ मेरे ख्याल, सॉरी एवरीबॉडी, बट आई थिंक दिस वाज डिस्टर्बिंग। हेलो सायन, इट्स ओके वेलकम। सर। Yeah. उषा जी क्या होटल में है? नहीं, वो किसी के घर में ठहरे हुए हैं मलेशिया में। तो उन लोगों का वाईफाई यूज कर सकते हैं ना? वही वो शायद ध्यान नहीं रहा होगा ना हूं। अभी उनको। अभी 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 ठीक हो रहा है? हाँ, हाँ। बेटर, अभी ठीक बात हो गया? एकदम ठीक है, हाँ, बिल्कुल। नहीं नहीं, वो मैं बताता हूँ, मेरी ये गलती हुई। एक्चुअली जब मैं बाहर था तो मैं हॉटस्पॉट यूज कर रहा था, और वो घर आने के बाद मैंने उसको कनेक्ट नहीं किया। हाँ नहीं नहीं, अब बिल्कुल ठीक आ रही है। जी, जी। ठीक है, ठीक है। चलिए, अच्छा बंदिश चलिए, से पहले ठीक हो गया। हाँ, चलिए, अच्छा। 1 मिनट जरा मैं ट्यून कर लूँ इसको। जी। तो ये जो बंदिश आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये मेरे दादा जान उस्ताद रशीद अहमद खान साहब, जो मेरे सगे दादा के बड़े भाई, सबसे बड़े भाई होते थे। बहुत बड़े विद्वान थे संगीत के, सैकड़ों बंदिशें उन्होंने कंपोज की। और पद्मश्री उस्ताद हफीज अहमद खान साहब के वालिद साहब थे, उस्ताद रशीद अहमद खान साहब। उनकी ये कॉम्पोजिशन आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। वाह। तोरे बिना मुझे चैन नहीं, ब्रिज के नंदलाला। तोरे बिना मुझे चैन नहीं, ब्रिज के नंदलाला। तो
तोरे बिना मोहे चैन नहीं, ब्रिज के नंद लाला पैया परू बिनती करूं, पैया परू बिनती करूं, दारू गरे माला तोरे बिना मुझे चैन नहीं, ब्रिज के नंद लाला तोरे बिना मुझे चैन नहीं, ब्रिज के नंद लाला पैया परू बिनती करूं, पैया परू बिनती करूं, दारू गरे माला तोरे बिना मुझे चैन नहीं, ब्रिज के नंद लाला तोरे बिना मुझे चैन नहीं, नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला तोरे बिना मोहे चैन 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 नहीं, नंद लाला तोरे बिना मोहे चैन नहीं, ब्रिज के नंद लाला नंद लाला तोरे बिना मुझे चैन नहीं, ब्रिज के नंद लाला तोरे बिना मुझे ढूंढ पेरी। अब देखिए ये मिश्र किरवानी हो जाता है यहाँ से इस कॉम्पोजिशन में, क्योंकि जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये राग जो है किरवानी ज्यादातर उपशास्त्रीय संगीत, ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, गजल, गीत, भजन, इसमें ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। तो इस कॉम्पोजिशन में भी थोड़ा सा मिश्र अंग अंतरे में दिखता है। देखिए ढूंढ पेरी बिंदरा बन में, ढूंढ पेरी बिंदरा बन में, सांभरो बंसी वाला ढूंढ पेरी बिंदरा बन में, सांभरो बंसी वाला गोकुल में जन्म लियो, गोकुल में जन्म लियो, जग में हो उजियारा तोरे बिना मोहे चैन नहीं, ब्रिज के नंद लाला तोरे बिना मोहे। रे ग म प द प द म द प ध म प ग म प द प ध प म ग रे ग म प म ग रे ग रे सा नि सा प द नि सा रे सा नि सा प द सा नि ध प म प ध प म ग रे ग म प ध प म ग रे सा तोरे बिना मोहे
गा प ध सा नि रे नि ध म रे नि ध सा नि रे सा रे ग म प ध नि सा तोरे बिना मोहे प ध नि सा रे गा रे सा रे नि सा नि रे सा नि सा धा नि सा प ध नि मा प ध नि सा गा म प ध नि सा रे सा नि ध प रे सा नि ध प रे सा नि सा तोरे बिना मोहे चैन नहीं ब्रिज के नंद लाला तोरे बिना मोहे चैन नहीं ब्रिज के नंद लाला तोरे बिना मोहे चैन। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, खान बहुत साहब, बहुत शुक्रिया। एक इजाजत हो तो मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। Very beautiful. जी फरमाइए। तोरे बिना मोहे चैन नहीं, वाह, तोरे बिना मोहे चैन नहीं, ब्रिज के नंद लाला तोरे बिना मोहे चैन नहीं। तो ये फिल्म का सॉन्ग इन्होंने बताया हुआ है और लिरिक्स हैं जावेद अच्छा, अख्तर साहब की यहाँ, और म्यूजिक इस्माइल दरबार। लेकिन यहाँ किसी ने क्लैरिफाई, शायद आपने, दिस बंदिश इज फ्रॉम रामपुर सहसवान घराना एंड रिटन बाय माय ग्रेट ग्रैंडफादर्स ब्रदर, हिज नेम इज उस्ताद रशीद अहमद खान। हाँ तो ये मैं नहीं हूँ, कोई और भी हमारे घराने का होगा। जी जी जी। जी तो ये अजीब बात है कि हमारे यहाँ जावेद अख्तर भी क्रेडिट ले लेते हैं ट्रेडिशनल बंदिश। बस नहीं, ये जहाँ तक मुझे नॉलेज है कई बार हुआ है, और हमारे घराने की 2 बंदिशों को इस्तेमाल किया गया और क्रेडिट दूसरे उस्ताद सुल्तान खान साहब ने हम दिल दे चुके सनम में अलबेला साजन आयो रे गाया, लेकिन क्रेडिट नहीं दिया। ये भी बंदिश ये जो उस्ताद रशीद अहमद खान साहब हैं, उनके बेटे उस्ताद हफीज अहमद खान साहब की ये बंदिश है अलबेला साजन आयो रे, जो हम दिल दे चुके सनम में इस्तेमाल हुई और क्रेडिट्स नहीं गए। तो इसी तरह से वहां पर भी क्रेडिट जावेद अख्तर साहब को चला गया लिरिक्स का भी, जबकि लिरिक्स ओरिजिनल ही उनके ही लिखे हुए थे उस्ताद रशीद अहमद खान साहब के। और ट्यून इतनी मशहूर हुई है ये कि आप यकीन कीजिए कि अफगानिस्तान में 2 बड़े मशहूर रबाब प्लेयर्स हैं, उनको मैंने बजाते हुए ये सुना है, ये कॉम्पोजिशन रबाब में भी। तो ये मतलब जब किरवानी की बात आती है और कोई सेमी क्लासिकल कॉम्पोजिशन की बात आती है तो इसी कॉम्पोजिशन का सबसे पहले जिक्र होता है। तो ये है। तो बहरहाल किरवानी पे कुछ और रोशनी भी डालूं मैं कि इस राग का इस्तेमाल गजलों में बहुत हुआ है। अगर एक इजाजत दे तो एक बहुत ही मशहूर कॉम्पोजिशन है। अच्छा, बीच में आपने संजय भाई एक कमेंट किया था और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने पहचाना। अब ये बहुत कमाल की बात है, और कमाल की भी बात है और कंफ्यूजन की भी बात है। जो मैंने अभी कहा उस टाइम तक शायद मेरा ऑडियो क्लियर था या नहीं था, जब मैं ये कह रहा था कि बड़े बड़े उस्तादों को बैठना चाहिए और ये जो कंफ्यूजन्स हैं ये दूर करना चाहिए विद्यार्थियों के भी जहन से और जो परफॉर्मर्स हैं बड़े बड़े उनके भी जहन से, ताकि ऑडियंस तक भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक राग पहुंच पाए और ये विषय ना रहे कि भाई ये तो इससे भी मिलता है और ये राग का कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है। अब ये जो आपने कहा कि बहुत हद तक इसकी शक्ल जो है वो सिंधी भैरवी से मिलने लगती है। अब ये किरवानी के साथ बिल्कुल सही होता है कि जब हम किरवानी को मिश्र करके गाते हैं, कि जब हम प्योरिटी के साथ किरवानी गा रहे हैं और कोमल धेवत और शुद्ध निषाद के साथ गा रहे हैं तो किरवानी किरवानी होता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें कोमल निषाद और कहीं कहीं शुद्ध गंधार का इस्तेमाल करने लगते हैं तो फिर वो उसकी शक्ल जो है और उसकी चालें जो है, चलन जो है इस राग का, वो सिंधी भैरवी से मिलने लगता है।
अच्छा, तो तो इसका मतलब वही कंफ्यूजन तो ज़्यादा आता हाँ, जब आपने उसके आलाप लिया तो काफ़ी लग रहा था ये सिंधु भैरवी से। जी, जी, जी। तो मैं आगे इस सिलसिले में और रोशनी डालूँगा, मेरा ख़्याल है वक़्त हो चला है, तो मैं चाहता हूँ कि साइन भाई तशरीफ़ लाएँ और किरवानी के बारे में आगे कुछ बताएँ और फिर चलते-चलते फिर मैं किरवानी के ऊपर कुछ और रोशनी भी डालूँगा। साइन भाई तशरीफ़ लाइए। नमस्ते उषा जी। तो पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, आपकी धुन ने कमाल कर दिया, बहुत बहुत अच्छे मैं अभी तक सुन नहीं पाया, 2 दिन से मैं ट्रैवल की वजह से यूट्यूब पे नहीं जा पाया, लेकिन संजय भाई मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, तो माशाल्लाह से आपका ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया। आपकी जी जी। वजह से उस्ताद जी, आपकी वजह से सब अरे! अरे! हाँ, आपकी नहीं, नहीं, आवाज़ बस सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो दोस्त लोग है, जो कई लोग जो जाने माने कलाकार से सीखते हैं, जैसे पंडित ओमकार दादरकर जी है और उल्हास जी, कसलकर जी सीखते हैं, ऐसे ऐसे बहुत जी। सारे दोस्त लोग हैं जिसको मैंने वो वीडियो भेजा है और उन्होंने आपका वोकल का और आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत बहुत तारीफ की, बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत तारीफ की बहुत-बहुत और ऐसे ही बहुत-बहुत शुक्रिया। इसका भी बहुत तारीफ की और ये सब मतलब आपका सच में बहुत तारीफ हुआ। तो क्या थैंक यू आप सो मच। इसमें यही कहना है कि आपका वॉइस इसमें और सबसे बड़ी है कि वो लोग बोल रहे थे कि देखो इतने इनमें ऐसा मैं नहीं कह सकूँ कि मुझे तो ऐसे लिरिक्स मालूम नहीं रहता है। कोई बंदिशों का याद नहीं रहता जी, है जी। सच में। तो जी, जी। क्या है कि वो लोग जो वोकल गाते हैं वो बोले कि ये उर्दू प्रोनाउंसिएशंस जो है ये इतना अच्छे आपने किए हैं और सच में मतलब ये कमाल की बात है। बहुत-बहुत मतलब बहुत-बहुत और शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। लिरिक्स है खुदा आपको खूब तरक्की दे और ये आपकी धुन बहुत कामयाब रही। मैंने जिस-जिसको सुनाई सब लोगों ने बहुत तारीफ़ करी। तो जी, जी, बहुत आपका बहुत आशीर्वाद है और और संजय काज़ी भाई गज़ल का भी तो कहना ही क्या है, गज़ल इतनी खूबसूरत लिखी है। नहीं, हाँ, नहीं। संजय जी का वही मेरे मैं बात कर रहा था कि संजय जी का लिरिक्स था ये। बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एक चीज़ ये प्रोनंसिएशन कितनी इम्पोर्टेंट है, कल मैं बाय चांस हेमलता जी का कोई इंटरव्यू था, फिर उन्होंने वो गाने का ज़िक्र किया, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, जी, और बाय चांस मैं सुन रहा हूँ एंड देन शी सेज ज़िंदगी हो जाए सफल। आप सुने वो गाना, और वो इतना हाँ, कानों को लगता है छोटी-छोटी चीज़ होती है, सफल नहीं है, बस, सफल। बस, बस, और बस, ये बस। खान साहब से बहुत कुछ न इनकी ज़बान में वैसे बोलने में भी कभी ये गलती, अभी जैसे मैं हम लोग गलत इनसे सीख रहा हूँ मैं, हम लोग बोल जाते हैं गलती, जी, गलती है। तो जी, जी। इनकी ज़बान इतनी साफ है और वो साफ झलकता है बहुत, मतलब बिल्कुल, बहुत-बहुत जी, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया लोगों संजय ने भाई। ये प्रोनाउंसिएशंस और आपका वोकल का जो स्वीटनेस है उसको बहुत-बहुत तारीफ की। ये बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी, आप मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सेशन के एंड में अगर हो सके तो ये इस गज़ल का 2-3 लाइनें गाएँ। मैं ज़रूर सुनाऊँगा, ज़रूर सुनाऊँगा। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी। इजाज़त लेते हुए किरवानी शुरू करता हूँ। ऐसे पहले ही बात है कि किरवानी अ, वोकल में जितना गाया जाता है उससे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल में बजाया जाता है। ये ये सच है, बहुत सच है और क्योंकि ये जो राग है ये सबसे ज़्यादा बजाया गया वो है संतूर में। आप देख सकते हैं आप लोग कि शिव कुमार शर्मा जी का संतूर में बहुत सारे रिसाइटल्स है किरवानी में और ये संतूर में बहुत मधुर लगता है। कहीं भी देखो किरवानी ऐसे किरवानी का जो चलन है, चलन में कोई अ, तकलीफ ही नहीं है मतलब ऐसे जैसे केदार के चलन है, श्याम कल्याण की चलन है और मारवा राग की ये सब राग को जो नॉर्थ इंडियन राग है इसका जो चलन है जो है उसमें बहुत चाल थोड़ा अलग है उसके वो चलन के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं थोड़ा इधर उधर हो जाए तो राग हट जाएगा जैसे मारवा राग में साफ बहुत थोड़ा बहुत कम लगते हैं तो हमेशा धाक फोकस में रहते हैं ये सब तो उसी हिसाब से मारवा पुड़िया और सोहिनी ये 3 राग में तो सेम ही नोट लगते हैं लेकिन वो चलन के हिसाब से उन लोग का जो न्यास सर है उन लोग के वो रागों का जो चलन है वो रागों का जो चाल है उसी हिसाब से वो लोग अलग हो जाते हैं
वो राग है। अभी क्या है किरवानी में, देखो किरवानी में मुझे लगता है कि एक स्केल है, किरवानी इटसेल्फ इज अ स्केल। उस्ताद जी ने बताया कि किरवानी ठाट हो सकता है, तो वही मुझे लगता है किरवानी इटसेल्फ इज अ स्केल, एक ठाट जैसा है मुझे लगता है, क्योंकि उसका जो चलन है सा रे गा, ऐसे नहीं जा सकते सा रे गा, कोमल अंधार लगते हैं, लेकिन सा रे गा ये करेगा तो कनरा की अंग चला जाएगा। सा रे गा मा पा दा, ये भी कनरा है जाएगा। तो इस ये भी नहीं लगा सकते, तो सा रे गा मा पा ऐसे सीधा बिल्कुल। कोई राग के देखो सा रे गा मा पा ऐसे नहीं लगा सकते, इसमें देखो कानरा आ रहा है, वो दरबारी कानरा के अंदर सा रे गा मा पा दा नी, ये शुद्ध निषाद लगाने से दरबारी हट जाता है, लेकिन ये नहीं लगा सकते। उसी तरह अब्रो में भी आ जाते हैं कि सा नी दा पा, ऐसे भी नहीं लगा सकते कि दा पा, ये भैरव के अंग है। धा पा मांगा रे, ये मांगा रे ऐसे भी नहीं कर सकते। तो सा नी धा पा मांगा रे, ऐसे सिंपल स्केल से सा नी धा पा मांगा रे ऐसे। तो इसमें श्रुति का जो प्रयोग है, जो हमेशा नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो सबसे बहुत इम्प्लीमेंट होते हैं, राग है जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं श्रुतियां, वो श्रुति का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे बहुत कम है और नहीं लगते हैं, बहुत लगते हैं तो बहुत कम। और मेरा मैं बहुत ऐसे ही छोटा आदमी हूँ, लेकिन मेरा मान्यता यह है कि ये काफी ठाट से अगर होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इसमें काफी के अंग जो है, देखो पहला बात है कि हम लोगों ने बहुत एक सेशन में बोले थे कि ठाट से ज्यादा अंग जो सिस्टम है वो इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि ठाट तो है 10, लेकिन अंग जो सिस्टम है वो सिस्टम से रागों का डिवाइडेशन कर सकते हैं, जैसे मलयार अंग, जैसे सारंग अंग, जैसे कौंस अंग, जैसे ऐसे ही कानरा अंग, ये सब जो अंग है, ये अंग के अंदर ये रागों का अगर डिवाइडेशन होता था, अगर काफी नाम से कोई अंग होता है तो वो काफी अंग के अंदर ये किरवानी हम लोग रख सकते हैं। दूसरा है कि इसमें सबसे जो किरवानी पहचानने का जो उपाय है वो है रे ग म दा पा, ये जो फ्रेजेस है रे ग म दा पा, देखो हर एक जो नोटेशन लग रहे रे ग म धा पा, इसमें कोई श्रुति का प्रयोग नहीं है, रे ग म दा पा ऐसे नहीं है, रे ग म धा पा ऐसे। तो किरवानी, तो वही मैंने बोला कि किरवानी इटसेल्फ इज, मुझे लगता है इटसेल्फ इज अ स्केल। ये रेयर राग तो है जरूर, लेकिन ये स्केल है, राग से ज्यादा ये कोई स्केल है। और खान साहब चारुकिशी के बाद इम्प्लीमेंट की बातचीत, वो चारुकिशी से मेरा एक बात याद आया कि बड़े गुलाम अली खान साहब का एक बात है, संजय जी ने मुझे मेरे साथ वो वीडियो शेयर की थी, वो आप अगर है तो आप थोड़ा बहुत बता दे सकते हैं, वो जो इंसिडेंट हुआ था उन्होंने इंटरव्यू में बोले थे। तो चारुकेशी में जो स्केल है, चारुकेशी में मुझे लगता है कि चारुकेशी का जो चल है, चल में कानरा बहुत आते हैं, जो ये देखो ये चारुकेशी है। चारुकेशी में मुझे लगता है कि कानरा के अंक थोड़ा बहुत आते हैं, तो लेकिन किरवानी में काफी का अंग है जरूर, लेकिन उसमें अंग से ज्यादा कोई सब स्केल है।
पंचम वादी है। और ये राग में जो मीन के इस्तेमाल है वो दूसरे जैसे राग है ना, जैसे दरबारी गान राग, जैसे यमन, जैसे मारवा, जैसे ये सब राग के जैसा नहीं है। इसमें मीन के इम्प्लीमेंटेशन बहुत थोड़ा कम है उसी राग के हिसाब से। अभी देखो पीलू आते हैं। कोई कुछ कह रहे हैं? आप प्लीज एक हाँ मैंने कर दिया म्यूट, आप चले। हाँ सॉरी। इस राग पे ऋषभ पे न्यास हो सकते हैं, पंचम पे न्यास हो सकते हैं।
मैं एक बंदिशें सुनाता हूँ। दीप चले हुए हैं।
क्या बात है, वाह, बहुत बहुत खूबसूरत, वाह। जी ये वो ठुमरी है क्या सायन, तेरे बिना आवत नहीं चैन? नहीं, ये वो ठुमरी से मैंने थोड़ा इधर उधर किया। ये है पीलू का एक ठुमरी। वाह, ये है थैंक यू, बहुत खूबसूरत। हाँ साहब, मतलब नहीं है शायद। इसमें जो मैं बहुत खूब, बहुत खूब। जो में ऐसे है कि इसमें देखिए ये जो हरकतें हैं, ये बहुत पुरानी ठुमरी, वैसे मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते। दा रा दा दा रा रा दा वाह, ये जो हरकतें हैं, जैसे चलाना आते हैं वैसी बहुत खूब, बहुत खूब साइन भाई। जी जी जी, थैंक यू। तो मेरा ख्याल है आखिर में हाँ साहब, दो रिक्वेस्ट है। एक तो आप अपनी वहाँ जहाँ होस्ट हैं उनके ऑनर हाँ, में ये पंजाबी वाला वो ज़रूर थोड़ा सा सुना दें, अच्छा चलिए ठीक है, और एक जो ठीक है, हमारी रिलीज हुई है गज़ल उसकी 2 लाइनें प्लीज़। थोड़ा जरूर जरूर सब्जेक्ट जरूर। से हटकर है, लेकिन अगर आप जी जी, नो प्रॉब्लम, नो इनायत करें। प्रॉब्लम। जी। जी, मैं जरा ये सेट कर लूं तबला। एक मिनट बर्दाश्त मुझे दे दीजिए। जी जी, तो पहले तो पंजाबी आपकी फरमाइश पर संजय भाई, बहुत बहुत और शुक्रिया। जगदीश कौर साहिबा की ये लिखी हुई है, और तमाम दुनिया में बहुत मशहूर है। मेरी लाइव कंसर्ट्स में मैं हमेशा गाता हूँ। अब जितनी भी याद है, क्योंकि डायरी नहीं है मेरे पास छुपाकर।
ओ ना अखियां खुदा के बैठे ओ ना अखियां खुदा के बैठे आगे रब खैर करे आगे रब खैर करे आगे रब खैर करे ओ ना अखियां खुदा के बैठे आगे रब खैर करे आगे रब खैर करे आगे रब खैर करे नैन का बेदी जगा ले बैठे नैन का बेदी जगा ले बैठे आगे रब खैर करे आगे रब खैर करे आगे रब खैर करे ओ न अखियां खुदा के बैठे आगे रब खैर करे दाग अंदर ले उभरने भी नहीं जहन में नहीं आ रहा भूल रहा हूँ जख्म गहरे पर्दे भी नहीं दाग अंदर ले उभरने भी नहीं जख्म गहरे पर्दे भी नहीं रोग जिंदड़ी नू हो रोग जिंदड़ी नू अथा ले बैठे अगे रब खैर करे अगे रब खैर करे अगे रब खैर करे ओ ना अखियां खुदा के बैठे अगे रब खैर करे नैन का बेदी नैन का बेदी नैन का बेदी जगा ले बैठे नैन का बेदी जगा ले बैठे अगे रब खैर करे अगे रब खैर करे अगे रब खैर करे क्या बात है खान साहब, मेरी आंखों में बहुत पानी बहुत आ गया। शुक्रिया बहुत सुंदर। बहुत आप बहुत शुक्रिया आप बहुत जरूर बहुत उन्हें बुलाएं, अगर मुनासिब समझें तो जरूर हम उनके तारुफ करना चाहें। आपसे मुलाकात करना चाहते हैं हमारे सेशन की। अच्छा वो कहते हैं अगले सेशन में भी इधर ही हूँ मैं, तो अगले सेशन में अच्छा आप जी 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 अभी वो बस किचन वगैरह में काम वाम अच्छा, है बहुत बहुत तो उस वजह मुबारक, से बहुत बहुत खूबसूरत है ये। आपकी बहुत तारीफ हो रही है, बहुत बहुत मुबारकबाद कह रहे हैं आपको जी, थैंक्स बोल रही हैं जी। जी अच्छा अब मैं आपको सुनाता हूँ।
तो आपकी फरमाइश पर संजय भाई की लिखी हुई गजल और बेहद खूबसूरती से कंपोज किया है साइन भाई ने। जी आ, आ, बेवफा रहता मगर हम कदम बना रहता, बेवफा रहता मगर हम कदम बना रहता, बेवफा रहता मगर हम कदम बना रहता, साथ मेरे वो यूं दम बदम बना रहता, साथ मेरे वो यूं दम बदम बना रहता। स्केल ठीक है या इसको और थोड़ा और ऊपर करूं मैं? चलिए हाफ नोट ऊपर करता हूं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है, डिफरेंट, बहुत अच्छा ठीक लग लग रहा रहा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। साथ मेरे वो यूं ही दम बदम बना रहता, साथ मेरे वो यूं ही दम बदम बना रहता, बेवफा रहता मगर हम कदम हो चुका दिल ये कई बार इश्क में मायूस, हो चुका दिल ये कई बार इश्क में मायूस, किस तरह किस तरह अब के भी खुश फहम बना रहता, किस तरह अब के भी खुश फहम बना रहता, साथ मेरे यूं ही दम बदम बना रहता, बेवफा रहता मगर हम कदम
रंगो भूली नहीं आखिर ये भूल क्यों लाए, रंगो भूली नहीं आखिर ये भूल क्यों लाए, खाली हाथ आते तो फिर भी भरम बना रहता, खाली हाथ आते तो फिर भी भरम बना रहता। तेरी नजरों में नजर आती थी दुनिया मुझको, तेरी नजरों में तेरी नजरों में नजर आती थी दुनिया मुझको। संजय भाई इसके बाद क्या है? तेरी आंखों में था जो जामे जम बना रहता। तेरी नजरों में नजर आती थी दुनिया मुझको, मेरी खातिर था वो एक जाम जम बना रहता, मेरी खातिर था जो एक जाम जम बना रहता, साथ मेरे वो यूं दम बदम बना रहता, बेवफा रहता मगर हम कदम बना रहता, बेवफा रहता मगर हम कदम। हाँ साहब, बस मजा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस गजल को आवाज दी। थैंक यू थैंक यू। ऑलवेज। आप यकीन कीजिए, मुझे अभी भी ये इस बात पे विद ड्यू रिस्पेक्ट, काफिर साहब बहुत अच्छे शायर हैं, मुझे अभी तक इस शेर में कुछ कमी नजर नहीं आती है उसके हिसाब से, बहर के हिसाब से जी। क्योंकि और मफहूम भी बेहद खूबसूरत है, और क्योंकि वो जो उसका जो मिसरा उला है वो बेहद खूबसूरत है संजय भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कमाल कर दिया। उनकी जो खैर उनकी तो इस्लाह भी समझ नहीं आई, कुछ क्या बोले थे। आपको याद है? जी जी बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल याद। जी जी क्योंकि मैं जब ये गाता हूँ बिल्कुल स्मूथली आता है बहर में ये। नहीं, इसमें आपकी पता नहीं बाकी लोग इत्तेफाक करते हैं कि नहीं, सॉरी ये मेरा पर्सनल ऐसा लग रहा है सेशन, लेकिन जैसे तलत महमूद की काफी इसमें आप क्लोजनेस लगती है आपकी आवाज में मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो खैर जर्रा भी नहीं हूँ, वो तो बहुत बड़ी हस्ती थे, लेकिन जो उनमें नजाकत थी वो कमाल की थी, उनकी आवाज में जो स्वीटनेस और नजाकत जो थी, खासतौर पर उर्दू लफ्जों का ट्रीटमेंट जिस तरह से वो करते थे,
तो और सायन भाई की कॉम्पोजिशन भी लाजवाब, कमाल की कॉम्पोजिशन। जी मेरा कंपोजिशन है जरूर, लेकिन आपका वोकल का जो वो मतलब स्वीटनेस है, वो क्या बात है। Thank अभी you, भी आप गा रहे thank थे, you. वही मैं सोच रहा हूँ कि देखिए रिकॉर्डिंग में इतना, जूम कॉल में इतना आवाज भी सही नहीं आता है, इसमें कितना अच्छे लग रहे हैं। मतलब एक Thank अलग you सा so much. वो आपने जो रिकॉर्ड में जो गाए हैं, वो गाना जैसे सुन रहे हैं हम वो यूट्यूब में, जी इसमें थोड़ा अलग, लेकिन गाना एक है, लेकिन ट्रीटमेंट अलग है। कितना अच्छा लग रहा है, कितना नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह इसको मैं लाइव में भी गाऊंगा, बल्कि जब अमेरिका आऊंगा तो अमेरिका तो मैं तो गाऊंगा ही, हिंदुस्तान में भी जहां जहां कंसर्ट्स होंगी इस गजल को मैं लाइव में गाऊंगा इंशाल्लाह। जी जी, मेरा मेरा बहुत खुशी मिलेगा मुझे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे गाए, बहुत। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो संजय है भाई और फिर किसी इजाजत है मेरा ख्याल जी है। जी जी, किसी और का कोई कमेंट? प्यारे लाल जी थोड़ा लेट ज्वाइन किए, वेलकम प्यारे लाल जी। विप्लव हैज ज्वाइन लेट, वेलकम। Nazleen Sahiba also, I think we started early, sorry, because of the he's वहाँ पर already it's past midnight for Khan Saab, Yeah, so जी that's okay. I just saw the जी message quite late here. जी okay. Khan Saab आपका ट्रिप बहुत शानदार हो, थैंक यू सो सक्सेसफुल मच, हो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो हमारी मच, थैंक्स सबकी अ लॉट। दुआएं आपके साथ है। आमीन और आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। Well ठीक है, तो done, all इजाजत of दीजिए। you, for the video. जी Both of you, well done. We have a budding It's beautiful. Bollywood actor here. I know. Very, very convincing, Sayan. वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। Thank तो you. इजाजत है फिर संजय भाई। जी जी, खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, Oh, can I just ask when the last class is, please? So this is the 7th class. We have 5 more. So that 5 more. means, oh yeah, 4 in July, and there will be one last in August, which will be for the performances. तो द अगस्त फर्स्ट वीक विल बी द लास्ट परफॉर्मेंस, 6th August. परफॉर्मेंस 6 अगस्त। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Oh, तो अभी से मैं आप लोगों I'll को कह probably देता be हूँ, in Canada, but I'll see how I arrange my tabla. इफ यू या प्लीज कैरी योर तबला और यू Oh डाउनलोड my दैट, God, you this thing! no problem, no problem, you can, otherwise you can I'll practice on use the the iPhone. I'll practice on the I, iPhone. yeah. Okay, All right. Yeah. जी, Okay. खुदा हाफिज, okay, bye. Thank you. खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।